संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें डेली बिजनेस मैसेजेस का ये जो लिस्ट है उसमें आपको आज सुबह जो मैसेज मिला है उस मैसेज से मैं शुरुआत करता हूं। कुछ मैनेजरों को कोई भी कार्य कैसे करना है वह अच्छी तरह से आता है। एग्जीक्यूशन निष्पादन उनका कौशल होता है। कुछ बिजनेस नेताओं के पास यह स्पष्ट होती है कि कोई काम क्यों किया जाना चाहिए, उनका विजन स्पष्ट होता है। लेकिन सफल बिजनेस लीडरों के पास दोनों का संयोजन होता है। विजन और उसका अमल एक साथ मिले तभी तो स्वप्न का भवन धरती पर खड़ा हो सकता है। हर बिजनेस लीडर के पास एक विजन होना चाहिए और हर मैनेजर के पास उस विजन का एग्जीक्यूशन कैसे करे वो कौशल होना चाहिए, वो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो एक सफल बिजनेस लीडर में ये लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं, हम विजन भी रख सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, तो हम किसी भी बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, हमारे सपनों का भवन भी हम निर्माण कर सकते हैं। सो हमने कल जो बात की थी कि हमें अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। सो कल्चर एक ऐसी बात है, किसी भी बिजनेस का जो कल्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस की सफलता में। और अच्छे लोग हमें तभी मिलेंगे अगर हमारी कंपनी का कल्चर अच्छा होगा और नई नई कंपनियां इस चीज़ों को अच्छी तरह से जानती हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्रोथ की, सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है और काम करने का एक अच्छा कल्चर मिलता है, इसलिए ये सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो हमने ये देखा कि अलग अलग कंपनियों में डिफरेंस क्या होता है। तो कल्चर, कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है वही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दो अलग अलग कंपनीज के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो। और जो सक्सेसफुल हुई है कंपनियां, बड़ी हुई हैं, वे सारी कंपनियां एक अच्छे कल्चर का निर्माण करने पर बहुत ध्यान देती हैं। हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हो ताकि लोगों को काम करने का बहुत ही आनंद आए और वो अच्छी तरह से काम कर सके। कल्चर क्या होता है इसके बारे में हमने देखा कि हम कोई भी काम कैसे करते हैं, एज कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, वेंडर्स के साथ और बाहरी समाज के साथ हमारा बिजनेस किस तरह से इंटरेक्ट करता है, हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें कल्चर का हिस्सा होती हैं। कल्चर का असर क्या होता है, अगर हमारा कल्चर विकास लक्ष्य है तो जो अच्छे लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर उनको अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो काबिलियत है वो दिखाने का मौका मिलता है, वो फ्लरिश होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और कंपनी के विकास में योगदान दे सकते हैं। और अगर हमारा कल्चर विकास लक्ष्य नहीं होगा तो अच्छे लोग जो हमारे साथ होंगे वे भी मुरझा जाएंगे, उनकी काबिलियत अच्छी तरह से यूज नहीं होगी और हमें उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। दो टाइप के कल्चर होते हैं, हमने बात किया था, एक टॉप सेंट्रिक जिसके अंदर बॉस ही सारे निर्णय लेता है, उसके पास ही सब सब अथॉरिटी होती है, और दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी का कल्चर होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के पास पावर होता है डिसीजन लेने का और कोई भी एक काम करने का। सो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी कंपनी के अंदर मुझे ग्रोथ करना है तो किस टाइप का कल्चर होना चाहिए। एक विकास लक्ष्य कल्चर का निर्माण करना चाहिए। ये कैसे करेंगे उसके लिए आज हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारे बिजनेस पीपल ऐसा कहते हैं कि मैं मेरे स्टाफ को मेरा फैमिली गिनता हूँ, फैमिली मानता हूँ। ऐसा ये बात कितनी सही होती है ये तो उसके एम्प्लॉय ही जानते होंगे, क्योंकि अगर हम हमारे खुद के लिए अलग नियम रखते हैं और हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए अलग नियम रखते हैं, इसका मतलब है कि मेरा स्टाफ मेरा फैमिली है। ऐसी हमारी जो कहनी है और हमारी करनी में अंतर है। हमारा स्टाफ खुद जानता है कि हमारे बॉस खुद के लिए अलग नियम रखते हैं और हमारे लिए कुछ अलग नियम बना के चलते हैं। इसका मतलब है कि मेरा स्टाफ मेरा फैमिली है, ये सिर्फ बातें हैं, इसके अंदर कोई वजूद नहीं है। तो हमें इस टाइप का कोई फैमिली वाला बात थियरी नहीं करना चाहिए। दूसरा, बिजनेस का जो जो स्टाफ है वो फैमिली हो, वो शायद संभव भी नहीं है और हमें ऐसा प्रैक्टिकली कर भी नहीं सकते, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे कठोर निर्णय भी कभी कभी हमें लेने पड़ते हैं, कभी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ एनी रीजन हमें शायद निकालना भी पड़ता है। हम कभी किसी फैमिली मेंबर को नहीं निकाल सकते। सो हमें यह ध्यान रखने का है कि हम इस तरह से खाली बातें करने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि मैं मेरे स्टाफ को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता हूं, बिकॉज वो सही नहीं हो सकता। सो हमें ये एक लिमिट को याद रखते हुए भी
फैमिली नहीं तो फैमिली जैसा, उसके करीब करीब कल्चर डेवलप हो, ऐसी कोशिश करना चाहिए, ताकि सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से काम करने का यहाँ पे मौका मिले और सब अपनी अपनी ताकत लगा के जोर से यहाँ से काम कर सके और अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सके। अभी हमारी कंपनी में एक विकास लक्ष्य कल्चर क्यों डेवलप होना चाहिए, तो उसका रीजन ये है कि आज के समय में जो कस्टमर्स हैं, नई जनरेशन के कस्टमर आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो नई जनरेशन वाले कस्टमर्स हैं, उनकी संख्या हमारे बिजनेस के कस्टमरों में बढ़ रही है। सो ये जो नई जनरेशन के कस्टमर हैं, उनकी अपेक्षाएं कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की हैं, कुछ अलग है। और हमारे पास जो पुराना स्टाफ होगा, वो खुद अगर पुरानी माइंडसेट का होगा, तो वो नई जनरेशन की चैलेंजेस को, नई जनरेशन के कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हम खुद पुराने ख्यालात के हैं, सो हमारे नए जनरेशन के कस्टमर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम अच्छा सर्विस या अच्छा उनको काम नहीं करके दे सकते हैं, और उसकी वजह से कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कस्टमर्स यंग हो रहे हैं, इसके लिए हमारे स्टाफ के अंदर भी यंग जनरेशन के लोग शामिल हों, ऐसा हमें देखना चाहिए। मतलब हमारे स्टाफ में भी यंग एम्प्लॉइज कैसे आएंगे, ये हमें हमें सोच के उनको अनुकूल हो ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए। अभी ये जो नई जनरेशन है, वो हमारी कंपनी में क्यों काम करे? देखो, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही, अभी जो चल रहा है उससे बहुत ही एजुकेटेड हैं, दे आर वेरी एडप्ट, कि अभी जो 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 चीज़ें करंटली चल रही हैं, वो सारी चीज़ों से बहुत सारे उनको पता है कि क्या किधर क्या करने का होता है। उनका फोकस सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं होता है। अभी की जो जनरेशन है, वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, उनको जॉब में कुछ मीनिंग भी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ फाइनली किसी एक बड़ी बड़ी से पर्पस का, बड़े से मिशन का कोई हिस्सा है, ऐसा उनको मीनिंग भी चाहिए। एनवायरमेंटली भी बहुत सारे कॉन्शियस हैं ये लोग, और वो खुद जो काम करते हैं उसमें उनको एक अच्छा फीडबैक भी चाहिए, उनको रिकग्निशन भी चाहिए। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको अगर रिकग्निशन मिलेगा, तो ही ये यंग जनरेशन कंपनी के अंदर जुड़ी रहती है। यंग जनरेशन के लोग तभी काम करते हैं जब उनको कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, ये यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां एक जॉब में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहते, वो हर कुछ सालों के बाद चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। तो पुराने जो 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 एम्प्लॉइज थे, वो एक जॉब में जैसे आ गए, फिर 30, 35, 40 साल तक एक ही कुर्सी पे बैठे रहेंगे, ऐसे आज के लोग नहीं हैं। आज के लोग बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, और उनको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया चाहिए। सो हमें ये ध्यान रखने का है कि मेरे स्टाफ मेंबर्स के अंदर यंग जनरेशन कैसे आएगी, और उसके लिए ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि वो सीख सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, उनको कुछ फीडबैक देना होगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी जो चैलेंजेस आने वाली हैं बिजनेसेस को, जैसे ही हम कोरोना वायरस का ये महासंकट हमसे दूर होगा और धीरे धीरे हमारे बिजनेसेस नॉर्मल होंगे, बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज डिजिटल होने वाली है। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर आजकल आके स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर आके बोलते हैं कि एनकरेज करते हैं कि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करें। खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात नहीं है, पेमेंट रिसिप्ट के अलावा बिजनेस के ट्रांजेक्शंस, कम्युनिकेशंस, ये बहुत सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग अभी डिजिटली हो रही हैं। सो हर बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो डिजिटली बहुत ही एक्सपर्ट हो, जिनको डिजिटल दुनिया का बहुत सारा पता हो। तो अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं, तो ही हम ये जो डिजिटल अभी हो रहा है सब कुछ, इसका फायदा उठा पाएंगे, इसके लिए अपने बिजनेस को तैयार कर पाएंगे। सो ये जरूरी है कि हमारे बिजनेस के अंदर नई जनरेशन के लोग शामिल हों और हमारा कल्चर उनको एनकरेज कर सके, इस टाइप का हम कुछ अरेंजमेंट करें। अभी अगर हमारा पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय हमारे साथ जो जुड़ता है, वो अगर उस कल्चर के अनुरूप नहीं है, हमारी कंपनी के कल्चर में फिट नहीं होता है, तो हमें उसको नहीं रखना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। उसका एक एग्जांपल है, अमेरिका की एक कंपनी है ज़ेपोज। अभी ये Zappos.com सबसे जो शुरू हुई थी सबसे पहले, तो उन्होंने एक शूज डिस्ट्रीब्यूट करने का, शूज रिटेल करने का बिजनेस चालू किया था। अभी इतनी कस्टमर सेंट्रिक ये कंपनी है, कस्टमर को एक वाव एक्सपीरियंस मिले, कस्टमर को बहुत खुशी हो, इस टाइप की हमेशा सर्विस देने का, ऐसा Zappos का हमेशा कोशिश रहता है। तो उनकी एक पॉलिसी है
कि अगर किसी को उन्होंने सिलेक्ट किया है, कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को लेके आए हैं, उसको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उसको एक ऑफर करते हैं। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऑफर करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस कंपनी के ये कल्चर जिसमें अभी आपको ट्रेनिंग मिला है, इस कल्चर में फिट हो सकते हो तो कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हो सकते तो ये $2000 लीजिए और आप जाइए यहाँ से। आप जाने के लिए अगर आपको इच्छा है तो आप जा सकते हो। आपको हम 1.5 लाख रुपया मतलब $2000 देते हैं, जाने का पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे कल्चर में फिट होते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लोग कि अपने कल्चर के अनुरूप हो ऐसे ही लोग अंदर आए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कल्चर को, और हमें भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी कंपनी के अंदर हम विकास लक्ष्य कल्चर कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे? कल्चर जो है वो हमारी मिरर इमेज होती है। अगर हम बिजनेस लीडर हैं तो हम जैसे हैं ऐसा हमारे बिजनेस के अंदर कल्चर होगा। हम जो कुछ भी करते हैं नोइंगली और अननोइंगली उसी तरह की चीजें हमारे लोग करेंगे। जिस तरह से हमारे बच्चे हमको कॉपी करते हैं और हमारे जैसे ही चीजें करते हैं, उसी तरह से हमारे एम्प्लॉयज भी हमको देख के ही बिजनेस के अंदर सारा ऑपरेशन करते हैं। तो ये हकीकत के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें कॉन्शियसली कोशिश करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे ऐसा करेंगे ताकि हमारा कल्चर एक पॉजिटिव, एक विकास लक्ष्य कल्चर डेवलप हो और हम अच्छी तरह से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकें। हमारे एम्प्लॉयज को एक अच्छा मॉडल मिले, एक अच्छा एग्जाम्पल मिले, ऐसे में हमेशा कोशिश करूंगा। ये हमें एज ए बिजनेस लीडर याद रखना होगा। जो विकास लक्ष्य कल्चर है वो हमेशा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट रखता है। सिर्फ बॉस के पास सारी अथॉरिटी नहीं होती, जिम्मेदारी भी बहुत सारे लोगों को देता है। जो मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट बहुत सारी जिम्मेदारी पास करते हैं और उनको उस जिम्मेदारी के लिए जरूरी जो अधिकार हैं, जो अथॉरिटी है वो भी देते हैं। सो अगर हमें एक विकास लक्ष्य कल्चर डेवलप करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना होगा और अथॉरिटी को भी डिवाइड करना होगा और लोगों को बहुत सारी फ्रीडम देनी पड़ेगी। देखिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये एक मान्यता होती है कि मैं मेरे एम्प्लॉय को क्यों अथॉरिटी दे दूं, क्यों इतने सारे अधिकार दे दूं। देखो, बड़े बिजनेसेस भी ऐसा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सुंदर पिचाई गूगल के और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, जो ग्रुप कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ हैं। अभी अल्फाबेट के सीईओ एक इंडियन है और सुंदर पिचाई फाउंडर नहीं है। सुंदर पिचाई ने गूगल को स्थापित नहीं किया है। गूगल का स्थापन करने वाले अलग ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि ये एक ऑर्डिनरी इंजीनियर की तरह हमारी कंपनी में आए थे। ये पर्सन सुंदर पिचाई हमारी कंपनी को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी की बागडोर सुंदर पिचाई को दी है, जो कि शेयर होल्डर नहीं थे, फाउंडर नहीं थे। दूसरा एग्जांपल, दूसरे ऐसे ही इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के करंट सीईओ अगेन सत्य नडेला एक शेयर होल्डर नहीं है। वो भी एक इंजीनियर बन के गए थे कंपनी के अंदर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज सीईओ बन गए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। भारत के अंदर टाटा ग्रुप के करंट चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ये भी टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर थे, इसलिए चेयरमैन नहीं बने हैं। वो सीईओ थे टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ थे और उनकी काबिलियत देख के टाटा ग्रुप ने ऐसा सोचा कि भाई यस, इनको हम सीईओ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है बड़ी कंपनियां भी ये देख रही हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छे लोग कर सकते हैं, हमसे भी बेहतर लोग हो सकते हैं, ऐसा स्वीकार करके ये बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को ये प्रमोट करते हैं और उनको सीईओ तक का पोजीशन देते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सारा कंट्रोल अपने पास ही रहे। ऐसा आग्रह हम रखेंगे तो हमारा समय ही एक लिमिटेशन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है उसमें ही सब कुछ करना पड़ेगा और एक बिजनेस के अंदर कितने सारे डिसीजन लेने होते हैं। सो ये सारे डिसीजन लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा और हमने किसी और को अथॉरिटी नहीं दी होगी तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज बहुत सारे डिसीजन या तो पेंडिंग रह जाएंगे या तो लेट लिए जाएंगे। सो कंट्रोल पास ऑन करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी पास ऑन करना बहुत जरूरी है एक अच्छे कल्चर का निर्माण करने के लिए। तीसरा जो चीज करने की जरूरत है, कस्टमर के प्रति फोकस कल्चर ऐसा होना चाहिए। हमें कस्टमर के प्रति फेयर रहना चाहिए, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए
और जो भी प्रॉमिस हम उनको करते हैं वो प्रॉमिसेस हमें उनमें खरे उतरने चाहिए, हमें प्रॉमिसेस पालनी चाहिए सब कुछ, और कस्टमर को कंटिन्यूअसली हम एक एज ए फ्रेंडली उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें, ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए वापस यहाँ पे भी हम सपोज का मैं एग्जांपल देता हूँ, कस्टमर सर्विस के लिए ये कंपनी इतनी फेमस है, उनकी कस्टमर सर्विस इतनी खूबसूरत है। देखो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि कस्टमर सपोर्ट के लिए, कस्टमर केयर के लिए कोई एक नंबर दे देते हैं और उस नंबर पे आप फोन करेंगे तो सामने कंप्यूटर को बिठा देते हैं और ये कंप्यूटर प्रेस 1 फॉर दिस, इसके लिए 2 दबाइए, 3 दबाइए, इस तरह से कस्टमर को हमेशा बिजी रखते हैं। ये कोशिश की जाती है कि फाइनली किसी ह्यूमन बीइंग तक कॉल करने वाला कस्टमर पहुंचे ही नहीं, है ना, ताकि उसको परेशान, इस तरह से बहुत परेशान होता है कस्टमर। तो ये कस्टमर सर्विस नहीं है, ये कस्टमर केयर नहीं है, हमें ये ध्यान रखने का है। अगर कस्टमर को सच में सर्विस देना है तो सामने एक एक ह्यूमन बीइंग आए तो अच्छा है, बिकॉज वो समझ पाएगा, सुन पाएगा और राइट सर्विस दे पाएगा। जेपोज क्या करते हैं, जेपोज वालों ने एनकरेज करते हैं अपने कस्टमर को कि आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो हमें फोन करिए। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली फोन नंबर दिखा के रखा है और एनकरेज करते हैं कि आप हमें फोन करो, और कस्टमर जो कुछ भी पूछता है उसको बहुत शांति से जवाब देते हैं। अभी एक एग्जांपल है, उसके सीईओ की एक स्पीच में मैंने सुना है ये, एक कस्टमर अगर कस्टमर केयर को फोन करता है तो कितना समय चला होगा वो कॉल, जरा जरा आप इमेजिन करिए। आप बोलेंगे एक आधा एक घंटा चला होगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, नो। एक कस्टमर ने जेपोज के कस्टमर केयर को फोन किया और वो फोन 10 से ज्यादा घंटे चला, और उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने वो 10 घंटे तक कस्टमर को अटेंड करता रहा। बीच में सीईओ बोलता है, बीच में क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, दोनों को बाथरूम ब्रेक भी तो लेना पड़ा होगा, शायद खाना भी कुछ तो खाना पड़ा होगा। ये सब कुछ हुआ, फिर भी 10 से ज्यादा घंटा तक उसको अटेंड कर दिया गया, तब तक कि उसकी शिफ्ट भी चेंज हो गई। जो एग्जीक्यूटिव था, बिकॉज 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसकी शिफ्ट चेंज हो गई, फिर भी वो एग्जीक्यूटिव वहां पे बैठा रहा, उसने अटेंड किया। तो इस टाइप का कल्चर वहां पे है और ये एनकरेज करते हैं। इसीलिए इस कल्चर में जो फिट नहीं होता है उसको निकल जाने के लिए भी $2000 तक का ऑफर कर देते हैं, बिकॉज दे वांट द कल्चरल फिट, कि सही कल्चर वाले लोग ही मेरी कंपनी के अंदर आना चाहिए। भारत के अंदर हम कहते हैं कि टूरिज्म का बहुत स्कोप है और टूरिज्म बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन टूरिज्म डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि हमारा कल्चर ऐसा है। आप भारत के किसी भी स्टेट में जाइए जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या माउंटेन्स हैं, हिल स्टेशन है, बीच प्लेसेस हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे, सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे आपको एक कॉमन चीज दिखेगी कि वहाँ पे कि जो लोकल लोग हैं वो कस्टमर को, वो जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको फ्रेंडली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कस्टमर के ऊपर उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस कस्टमर को चीट करने का है। हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि इनके पास से हम ज्यादा पैसा कैसे ले सके, इनको चीट कैसे कर सके, और ये बहुत ही गलत कल्चर है। जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, जब तक हम इस मानसिकता में से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस फेमस नहीं होंगे। लोग एक बार आएंगे, उनको अलग तरीके से एक एक्सपीरियंस होगा, वो कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि यहाँ जाके, क्योंकि आप इंडिया में जाइए, क्यों रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखने का है कि जो कुछ भी हम डेवलप करना चाहते हैं, अगर टूरिज्म हमें डेवलप करना है तो टूरिस्ट को एज ए कस्टमर हमें बहुत ही फ्रेंडली वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ये बहुत रोल प्ले कर सकता है। एज ए बिजनेस भी अच्छा है और एक इकोनॉमी को भी बहुत ग्रोथ हो सकता है अगर हम अपने कल्चर को उसी तरह से कस्टमर फ्रेंडलीनेस देंगे। तो कम से कम हमारी कंपनी के अंदर हमारे कस्टमर के लिए एक फ्रेंडली फीलिंग हो और फ्रेंडली अप्रोच हो, ये देखें, ये खास जरूरी है। नेक्स्ट जो चीज के ऊपर एक प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए, एक विकास लक्ष्य कल्चर के लिए ध्यान रखने का है, दैट इज हर चीज टाइम पे हो, समय पालन के ऊपर। हमारी कंपनी में सब कुछ समय पे हो, ऐसा कल्चर डेवलप करिए। जो भी डेडलाइन हम सेट करते हैं उसके अनुसार ही काम हो, ऐसा देखें। और जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के लिए एक ही टाइम होना चाहिए। बहुत सारे एसएमईज में मैं देखता हूँ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, कि टाइमिंग के बारे में बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। कोई 9 बजे आता है, ऑफिस का टाइम 9 बजे है, किसी को 9 बजे आने के लिए, सबको 9 बजे के लिए आने के लिए बोला है, लेकिन किसी को आधा घंटा लेट आने के लिए अलाउ किया है। कोई 10 बजे आता है, कोई 10:30 बजे आता है। अगर इस तरह से होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो एज ए कंपनी हमारा टाइम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हमको, बिकॉज हमको बड़ा होना है, तो हमें उस टाइप की प्रैक्टिसेस करना चाहिए कि सारे लोगों का टाइम एक ही होना चाहिए। दूसरा, अगर कंपनी का टाइम 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, तो कंपनी के बॉस, आप बिजनेस लीडर हो, आपका टाइम क्या होना चाहिए?
बहुत सारे बिजनेस लीडर्स इस तरह से मानते हैं कि मेरा स्टाफ 9 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन मैं 9:30 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाता हूँ। ये गलत है। अगर 9 बजे मेरी ऑफिस का टाइम है तो मैं ऑफिस में 9 से पहले हाजिर होना चाहिए, और 6 बजे सारे लोग जाते हैं तो 6 बजे के बाद ही मुझे ऑफिस में से निकलना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टाफ मेंबर्स 9 घंटे काम करें, तो मैं एज अ बिजनेस ओनर कम से कम 9 से ज़्यादा घंटे उस बिजनेस के अंदर काम करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली बिजनेस के अंदर ही बैठा रहूं, कंपनी के अंदर ही बैठा रहूं, लेकिन कहीं बाहर भी जाऊंगा तो बिजनेस के काम के लिए बाहर जा रहा हूं, ये मेरे स्टाफ को पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मेरे स्टाफ से एज ए बिजनेस ओनर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा स्टाफ 8 या 9 या 10 घंटे काम करे, तो मेरा कमिटमेंट 9 या 10 या 11 घंटा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उनसे ज़्यादा होना चाहिए, एम्प्लॉय से ज़्यादा होना चाहिए। सो ओनर का टाइम कमिटमेंट हमेशा अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा होना चाहिए। एज ए बिजनेस लीडर आपको ये मेरी खास एडवाइस है कि आपका कमिटमेंट आपके एम्प्लॉय से कभी भी कम ना हो, ये खास देखें, और हर चीज़ टाइम पे हो, आपका बिजनेस करे, ऐसा एक कल्चर आपके बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिश करिए। सफाई का एक कल्चर होना चाहिए, हर चीज़ साफ सुथरी रहनी चाहिए, सब कुछ सेफ होना चाहिए। और अभी का जो समय आने वाला है उसके अंदर तो एक न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं कि सफाई का बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। सो हर चीज़ साफ सुथरी रहे, ये इसका कल्चर हमारे अंदर एक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो एज ए प्रोग्रेसिव कल्चर हमको डेवलप करने की ज़रूरत है कि कोई भी काम हम करना चाहते हैं उसको प्लान करें और फिर एग्जीक्यूट करें। चीज़ों को अचानक से अगर हम करने जाएंगे हैप्पीजर्टली, तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखने का है कि हमारी कंपनी के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग से हो और स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से एग्जीक्यूशन हो। इस टाइप का कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ जो एक प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, दैट इज़ इनोवेशन। कुछ ना कुछ नया होता रहे हमारी कंपनी के अंदर, इसलिए नए नए आइडियाज़ को एनकरेज करिए। कुछ छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट होते रहें, ऐसा देखिए। अभी एक्सपेरिमेंट होंगे तो शायद उसके अंदर निष्फलता भी मिलेगी, तो ऐसी फेल्योर को पनिश ना करें, उनको एनकरेज करिए कि हो सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट अगर करना है तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको एनकरेज करिए, उसकी फेल्योर को पनिश ना करिए, राइट। और सारे लोगों को इन्वॉल्व करिए कि हम अपने कस्टमर को कैसे अच्छी सर्विस दे सकते हैं, उसके लिए उनके सुझाव भी लीजिए। तो इस तरह से कुछ नया करने का, इनोवेशन का कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए। रिस्पेक्ट हमारे प्रोग्रेसिव कल्चर का एक हिस्सा होना चाहिए। परस्पर हम एक दूसरे के प्रति, एम्प्लॉई एक दूसरे के प्रति, कस्टमर के लिए, हमारे जो विजिटर्स हैं, बाहरी समाज है, हर एक पर्सन जो हमारे बिजनेस के संपर्क में आता है, बहुत ही आदरपूर्वक हम उनसे बात करें, बहुत ही विनम्रता से उनके साथ बात करें। ऐसा कल्चर हमारे अंदर डेवलप करना जरूरी है। हमारा कल्चर एम्प्लॉई फ्रेंडली होना चाहिए। उनको हमारे काम में मजा आना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी यहाँ पे इज्जत हो रही है और मुझे यहाँ पे फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। जो मार्केट की रियलिटी है, मार्केट के जो ट्रेंड है, उसके अनुसार मुझे यहाँ पे सैलरी मिल रही है, मुझे क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, और मुझे क्या करने का है, मेरा ग्रोथ यहाँ पे कैसे होगा, ये मुझे पता है यहाँ पे, और क्लियर गाइडलाइंस मुझे मिल रही हैं। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अप्रिसिएट किया जाता है और उसका मुझे रिवॉर्ड भी मिलता है। और जो काम करने के लिए चीज़ें मुझे चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो फैसिलिटी मुझे चाहिए, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो हम एम्प्लॉई फ्रेंडली एक एक कल्चर डेवलप कर पाएंगे। तो ये भी एक ज़रूरी पार्ट है एक विकास लक्ष्य कल्चर का स्थापन करने के लिए। बहुत दूसरी एक बात हमें ध्यान रखने की होती है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कल्चर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो दो टाइप के कल्चर को मिक्स ना करें। कभी कभी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर मैं देखता हूं कि वो बड़ी कंपनियों से बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। तो अगर कोई एक पर्सन बड़ी कंपनी में काम करके आया है तो उसको तुरंत ही अपनी कंपनी में लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ऐसा एक एग्जांपल मैं देता हूं। एक साहब थे जो एक बड़ी कंपनी, जहां पे करीब करीब 4-4,500 लोगों का स्टाफ था, इतनी 4,000 लोगों की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो वे साहब एक छोटी कंपनी में आते हैं, अराउंड 200 लोगों की कंपनी है। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे उनको वाइस प्रेसिडेंट का हुद्दा मिला, उन्होंने काम चालू किया। अभी यहाँ पे क्या था, ये जो 200 लोगों की कंपनी थी उसमें ओनर और उनकी वाइफ पार्टनर थे, और ये बहुत सारी चीजें वाइफ भी हैंडल करते थे। सो अभी यहाँ पे ये जो नए एग्जीक्यूटिव आए वाइस प्रेसिडेंट बन के, उनको शुरुआत से ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगा कि किस तरह से ऑपरेट करने का।
पहले जो बड़ी कंपनी में थे वहां पे उनको बहुत सारी सिस्टमेटिक चीजें थी, तो बहुत सारी चीजें आराम से मिल जाती थी, उनको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे जैसे ही आए, सबसे पहले सवाल आया, उनको एक लैपटॉप चाहिए था। अभी जो लैपटॉप कंपनी के अंदर, छोटी कंपनी के अंदर जो भी लैपटॉप आता था, उसका अप्रूवल बॉस के जो वाइफ थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर वगैरह संभालते थे, उनके थ्रू ही जाता था। अगर वो मैडम पास करेंगी तो ही लैपटॉप मिलेगा। तो ये सर ने एक लैपटॉप पास किया, कुछ 50-60 हजार का था। मैडम ने रिजेक्ट कर दिया कि उनको इतना इतना क्यों चाहिए महंगा वाला, उनको 35 हजार वाला, 30 हजार वाला लैपटॉप क्यों नहीं चलेगा वगैरह। वहां से पहला चालू हुआ। फिर वापस उनका कुछ विजिटिंग कार्ड छपने की बात आई, वहां पे भी कुछ ऐसा ही मैडम का कुछ अलग फरमान आया। एक आध हफ्ते के बाद उन्होंने सोचा किसी कस्टमर को मिलने के लिए दूसरे शहर में जाने का है, तो वहां पे फ्लाइट का बुकिंग क्या करूं, किस क्लास का करूं, किस होटल का करूं वगैरह। उस हर एक चीज में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगे, हर चीज में मैडम का परमिशन लेने की बात आई। सो इस तरह से आने लगा। तभी ये नए एग्जीक्यूटिव जो पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करके आए थे, उनको लगा कि भाई यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता, बिकॉज ये कल्चरली बहुत अलग है। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कंपनी में से लोग आते हैं, वो छोटी कंपनी में अगर काम करने को आते हैं तो शायद फिट नहीं हो पाएंगे, अगर हमारा कल्चर प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर हम लोगों को प्रॉपरली हैंड होल्ड करके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कल्चर को फिक्स नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। सो अगर हमें एक विकास लक्ष्य कल्चर बनाना है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का है। और जब हम हायरिंग करते हैं, लोगों को अंदर बिजनेस के अंदर रिक्रूट करते हैं, तभी ये ध्यान रखने का है कि ये पर्सन मेरे बिजनेस के अंदर काम कर सकेगा कि नहीं, ये मेरे कल्चर के साथ फिट हो सकेगा कि नहीं। सो मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि नई जनरेशन के कस्टमर को अगर हमें अटेंड करना है तो नई जनरेशन के एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े, ऐसे हमें कोशिश करना पड़ेगा। एक विकास लक्ष्य कल्चर का डेवलप करने के लिए लीडर की जिम्मेदारी होती है, जैसा लीडर होता है ऐसा ही उसकी कंपनी का कल्चर बनेगा। और हमें एक प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। सब लोगों को कुछ ना कुछ राइट अधिकार देने पड़ेंगे, जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। कस्टमर के ऊपर फोकस हो, ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हर एक चीज समय पे हो, सारे लोगों का एक ही समय हो, और बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा समय बिजनेस के अंदर कमिटमेंट करे, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ साफ सुथरा रखना पड़ेगा, उसका कल्चर होना चाहिए। हर चीज, हर प्रोजेक्ट का प्लान करके हम एग्जीक्यूट करें, ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का कल्चर डालना पड़ेगा। नई नई चीजें हमारे अंदर आती रहे, इनोवेशन होता रहे, इस टाइप का कल्चर हमें डेवलप करना होगा। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और आदर भाव रहे, ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा कंपनी का कल्चर एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए। उनको जो चाहिए, वो जो जो रीजनेबल हो, वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए, ताकि वो काम करने में उनको खुशी आए, एंड दे लव टू वर्क। इस तरह का कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए। और हमें कल्चर मिक्सिंग नहीं करना चाहिए कि बड़ी कंपनी के कल्चर को हम ब्लाइंडली कॉपी कर लेंगे और फिर बहुत ही परेशानी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का मिक्सिंग हमें नहीं करना चाहिए। और जब हम नए लोगों को लाते हैं, तभी ये चेक कर लेना चाहिए कि ये मेरी कंपनी के कल्चर के अंदर फिट होगा कि नहीं होगा। अगर इतनी सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम कंपनी के अंदर एक विकास लक्ष्य, एक प्रोग्रेसिव कल्चर डेवलप कर पाएंगे। और अगर हम अच्छा कल्चर डेवलप कर पाएंगे तो आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। कंपनी के अंदर नए नए कस्टमर्स को हम ला सकेंगे, और उसके लिए एक नई टीम, एक नई जनरेशन की टीम भी कंपनी के अंदर डेवलप कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ भी फीडबैक हो आज की स्टॉक के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे दीजिए। आपके बिजनेस सर्कल के अंदर इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। और आपको अगर मेरे बिजनेस की बातें नाम का डेली मैसेज आपको रिसीव करना है, तो टेलीग्राम ऐप में जाके वहाँ पे हिंदी बिजनेस गाइड सर्च करिए। हिंदी बिजनेस गाइड नाम की मेरी टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको ये डेली बिजनेस मैसेज हम लोग रखते हैं, वो मिलेंगे। अगर व्हाट्सएप के जरिए आपको ये पाना है तो आपका नेम, सरनेम, सिटी और आपकी लैंग्वेज, ये 4 चीज़ें आप लिख के मुझे मेरे नंबर पे भेजिए 9322233323। थोड़े समय में हम आपको इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन टेलीग्राम में आप अभी जाके तुरंत ही चैनल में जुड़ सकते हैं। राइट। सो ये सारी वीडियोस आप शेयर करिए। आज ये 15वां वीडियो था। अभी तक के पूरे वीडियोस जब भी आपको टाइम मिले तभी वापस फिर से 1-2 बार देखिए, ताकि अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आने वाले समय में बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो इस सारी वीडियोस आप रिपीटेडली देखिए, ताकि आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकेंगे। राइट। ओके। सो तब तक कल सुबह हम 10 बजे वापस हम मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपको, आपके पूरे परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की, सुख शांति की शुभकामनाएं।
Wish you all the best. Thank you very much.